नेक्स्ट सेलिएंट फीचर की अगर हम लोग बात करें इस स्कीम के अंदर, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि फार्मर्स की जो फसल है उसकी जो पैदावार है, यील्ड लॉस मतलब फसल की पैदावार का नुकसान अगर किसान का हो जाता है, तो कौन कौन से नेचुरल कैलेमिटीज़ को एग्जैक्टली वहाँ पर बोला गया है कि अगर ये नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, ये नेचुरल डिज़ास्टर्स आते हैं, तो उन नेचुरल डिज़ास्टर्स आने के बाद अगर किसानों की फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है, तो वो अपने क्रॉप्स का, अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा सकते हैं। तो कुछ नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क यहाँ पर डिफाइन करे गए हैं। नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क से क्या मतलब है? नेचुरल कैलेमिटीज़ और जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं वो एक तरीके से नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क ही तो होते हैं ना, इंसानों के हाथ में तो होता नहीं उनको प्रिवेंट करना, ठीक है। क्योंकि जिस तेज़ी के साथ या जिस भी इंटेंसिटी के साथ वो तबाही मचाते हैं, तो ये तो नेचर के हाथ में होता है। तो कुछ नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क को डिफाइन करा गया है, जैसे नेचुरल फायर की वजह से किसान की फसलों का नुकसान हो जाए, थंडर या फिर लाइटनिंग की वजह से, तेज़ बिजली कड़कने की वजह से अगर फार्मर की फसलों का नुकसान हो जाए। क्योंकि जो तेज़ थंडर और लाइटनिंग होती है वो कभी कभार, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने वो देखा, फॉरेस्ट फायर्स जो है, नेचुरल फायर्स, उनको बर्थ दे देती है। जैसा कि आपको इस इमेज में भी दिख रहा होगा नीचे, देखो इस तेज़ बिजली कड़कने की वजह से लगातार ये जो लाइटनिंग हो रही है, ठंडर हो रही है, तो जंगल में आग लग गई है इसकी वजह से। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब ये बिजली गिरती है सूखे पत्तों पे, तो वो जल जाते हैं और धीरे धीरे करके फायर जो है वो पूरे एक एरिया में फैलने लग जाती है। अब मान लो उसी एरिया के आसपास कोई फार्मर्स की एग्रीकल्चर फील्ड हो और फार्मर तो रात को चला गया सोने, लेकिन बिजली कड़कने की वजह से हो सकता है उसके पूरे जो खेत हैं वो सारे जल जाएं, ठीक है। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस दिया गया है। फिर बात करी गई है स्टॉर्म की, मतलब तेज़ तूफ़ान की। अब इस तरीके का कोई तेज़ तूफ़ान आएगा तो वो तो सारी की सारी फसलों को उड़ा कर लेकर चला जाएगा ना, और पूरे के पूरे खेत बर्बाद हो जाएंगे। तो वो वाली क्रॉप्स भी जो स्टॉर्म्स की वजह से, तूफ़ानों की वजह से नुकसान में अगर आई हैं, उनका नुकसान हुआ है, तो दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। स्टॉर्म के अलावा बोला जाता है हेल स्टॉर्म को भी कवर करा गया है इसमें नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क की कैटेगरी में। हेल स्टॉर्म का मतलब क्या होता है? जो बारिश के साथ कभी कभार ओले जो पड़ते हैं, जिसको हम लोग ओले कहते हैं, वो होते हैं हेल स्टॉर्म। तो इन छोटे छोटे आइसी पार्टिकल्स की वजह से दो तरह के लॉसेस देखो हो सकते हैं। एक तो जब ये पूरे आइसी पार्टिकल्स यहाँ पर फैल जाएंगे तो हो सकता है जो सॉइल हो उसमें ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर था, और ज़्यादा पानी आने की वजह से जब ये ओले पिघलेंगे तो एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से हो सकता है जो फसल है वो सड़ जाए। या कभी कभार कुछ स्टैंडिंग फसल होती है जो बहुत ही ज़्यादा लाइट होती है, मतलब हल्का सा भी अगर उसमें तेज़ हवा का झोंका है या फिर ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाए तो वो खड़ी फसल जो है वो गिर जाती है। तो ओले क्योंकि एक प्रेशर के साथ ज़मीन पर गिरते हैं तो खड़ी फसलों को वो बर्बाद कर सकते हैं। या फिर जब वो पिघलेंगे तो एक्सेस ऑफ वाटर सप्लाई एक ऐसी मिट्टी में, एक ऐसे सॉइल में वो ऑलरेडी जो फर्टाइल थी, जहाँ पे इनफ क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल था, वो और ज़्यादा जो है बर्फ़ को पिघलाने के बाद पानी सप्लाई कर देंगे, जिससे हो सकता है जो फसल है उसको उतने पानी की ज़रूरत ना हो और वो जो प्लांटेशन क्रॉप है वो सड़ जाए। उसके बाद टॉर्नेडोज़ की वजह से या फिर टेम्पेस्ट की वजह से, ठीक है। टेम्पेस्ट क्या होता है, या जो टॉर्नेडोज़ होते हैं, जब हवाएं जो होती हैं, स्टॉर्म्स में देखो तूफ़ान तो किसी भी तरीके का हो सकता है, लेकिन तूफ़ान की जो हवा का जो तूफ़ान होता है, जब उसकी जो स्पीड होती है, जो उसकी इंटेंसिटी होती है, वो हद से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब वो, आप एक तरीके से कह सकते हो, जब एक उसका डेविल रूप हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया का नुकसान नहीं बल्कि बहुत लार्ज एरिया पे या फिर मोर देन वन एरिया पे जाकर जो उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ऐसे हवा के तूफ़ानों को हम लोग टेम्पेस्ट या फिर टॉर्नेडो कहते हैं। इनको भी कवर करा गया है। उसके बाद टाइफून्स, साइक्लोन्स और हरिकेन्स को भी कवर करा गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क, ठीक है। तीनों देखो, जो साइक्लोन्स, टाइफून्स हो या हरिकेन्स हो, वो दिखते ऐसे ही हैं, ठीक है। इस तरीके का जो चक्रवर्ती तूफ़ान जो आता है, ये तीनों ऐसे ही दिखते हैं। तो फिर मैंने तीनों के नाम एक साथ क्यों लिए? बात सिर्फ इतनी सी है कि वर्ल्ड के अलग अलग एरियाज़ में इनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। इंडिया के पास जैसे इसको साइक्लोन बोला जाता है, और ये इस एरिया में इसको टाइफून बोला जाता है।
जो साउथ अमेरिका है वहाँ हरिकेन, और नॉर्थ अमेरिका के पास ये जो हरिकेन है वो फिनोमेना बोला जाता है। तो बस नाम चेंज हो जाते हैं इनके, एरिया वाइज नए नाम दिए जाते हैं। जैसे अमेरिका की साइड हरिकेन, इंडिया की साइड साइक्लोन, और ऑस्ट्रेलिया के पास अगर आप ये देखो और साउथ चाइना सी के पास जो आते हैं ये टाइफून है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होता वैसे, सिर्फ नेम का डिफरेंस है। अब इस तरीके के जो साइक्लोन्स होते हैं, ठीक है, अगर वो किसी कोस्टल एरियाज़ के जो पास कोई एग्रीकल्चर फील्ड है, अब वो यहाँ से समुद्र के रास्ते से इन लैंड एरियाज़ में चले जाते हैं, और हो सकता है थोड़ी दूर बाद जाकर कोई एग्रीकल्चर फील्ड हो। तो आप तूफ़ान यहाँ पर देख सकते हो कितना तेज़ है, कैसी सिचुएशन आपको दिख रही है। ठीक है, और लगातार ये बारिश और ये जो तूफ़ान और ये जो विंडी स्टॉर्मी जो सिचुएशन है, इसकी वजह से एग्रीकल्चर फील्ड पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है। किसानों के क्रॉप्स पूरी तरीके से फेल हो सकते हैं, उनकी फसल नष्ट हो सकती है। जैसे अभी कुछ ही दिन हुए हैं कि एक नया साइक्लोन अम्फान आ गया है, जिसने साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है। ठीक है, न्यूज़ में आपने इसके बारे में सुना होगा, साइक्लोन अम्फान। तो इस तरीके के जब साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जब आते हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड्स को काफ़ी नुकसान होता है, तो उनको भी कवर करा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एज नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क। तो ये सारे हमने देख लिए नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क। ठीक है, नेचुरल फायर, लाइटनिंग स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, साइक्लोन, टाइफून, टेम्पेस्ट, हरिकेन और टॉर्नेडो। ठीक है, अब इनके बारे में जो डिटेल है वो यहाँ पर जो डिस्कस करने लायक नहीं है, वो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ये सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ अगर कैसे होती है, उनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, क्यों आती है ये। ठीक है, और इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग कंट्रीज़ क्या क्या स्टेप्स लेती हैं। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर ये भी बोला गया है कि ये जो नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क हैं, इनके अलावा किसी और तरीके के रिस्क अगर आते हैं नेचर के अंदर, जैसे फ्लड, इनंडेशन, लैंडस्लाइड, ड्रॉट, ड्राई स्पेल्स और पेस्ट और डिसीज़ अटैक, तो उसकी वजह से भी अगर फार्मर के क्रॉप्स का अगर नुकसान हो रहा है तो उनको भी कवर करा जाएगा। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको एक बार ये फ्लड और इनंडेशन के बीच में डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। ऐसा तो देखो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि फ्लड तो किसी भी रीजन में आ सकता है। एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर जब किसी एरिया में हो जाती है, ठीक है, जब पानी सड़कों पे आ जाता है और जो चीज़ें हैं काफ़ी बहने लगती हैं, तो वो हो जाती है फ्लड की सिचुएशन। फ्लड किसी भी रीजन में आ सकता है, किसी भी एरिया में आ सकता है। अब फ्लड का ही एक इफ़ेक्ट जो है, आप उसको कह सकते हो कि वो इफ़ेक्ट है इनअंडेशन। ठीक है, इनअंडेशन में क्या होता है कि होती है फ्लड की सिचुएशन ही है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन फ्लड आने के बाद जब जो घर हैं, मकान हैं, जो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी है लोगों की, वो डूब जाती है ना जब पानी के नीचे। ठीक है, मतलब जो वाटर लेवल है वो इतनी हद तक राइज हो गया कि उसने आसपास के पूरे पेड़ों को, जो एग्रीकल्चर लैंड्स थे उनको, जो घर बने हुए थे उनको, सबको डुबा दिया। ठीक है, रोड पे जितनी कार्स वगैरह खड़ी हुई थी सब पानी के नीचे चली गई, तो उसको हम लोग कहते हैं इनंडेशन। तो अब सोचो ज़रा, मे नॉट गॉड डू सो, ऐसी तबाही की वजह से अगर किसी भी फार्मर के जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो पूरी की पूरी डूब जाए ज़्यादा फ्लड आने की वजह से, तो उनको कितना ज़्यादा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात यह है कि इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए इसके लिए इंश्योरेंस फैसिलिटी देने की प्रोविजंस बनाई हुई है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर सरकार ने। नेक्स्ट है लैंडस्लाइड। ठीक है, मान लो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती थी, लेकिन ये जो पूरे एक पहाड़ है या कोई एक ज़मीन का एक जो टुकड़ा है वो खिसक कर चला आया। ठीक है, और उसकी वजह से जो पूरे आसपास की जो फसल थी वो बर्बाद हो गई, या खेतों में जाकर इस तरीके की ये जो लैंडस्लाइड होने के बाद जो ये मिट्टी थी ये जाकर वहाँ पर कलेक्ट हो गई, तो फार्मर्स को तो बहुत ज़्यादा फिर नुकसान हो जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी फसल जो है वो टूट जाएंगी, उनका लॉस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो सकता है कोई जो छोटा सा एक स्ट्रीम या फिर रिवर कोई हो जो फ्लो कर रही हो, लेकिन बहुत बड़ा कोई पहाड़ का टुकड़ा टूटने की वजह से वो जो नदी है उसका जो फ्लो है बहुत तेज़ हो जाए, और आसपास कोई एग्रीकल्चर अगर फील्ड हो तो वहाँ पर एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर हो जाए, जिसकी वजह से क्रॉप लॉस, यील्ड लॉस फार्मर्स को हो सकता है, फसल की पैदावार ख़राब हो सकती है। नॉर्थ ईस्ट में मान लो असम जैसी कोई जगह है और वहाँ पर आसपास कोई ऐसे पहाड़ बने हुए हैं, तो आपको पता होगा असम के जो फार्मर्स हैं वो टेरेस फार्मिंग करते हैं टी और कॉफ़ी की, तो वो जनरली पहाड़ों पे ही करी जाती है, हिली रीजन में ही करी जाती है। तो इस तरह के हिल्स अगर खिसक जाएंगे, उनका लैंडस्लाइड अगर हो जाएगा,
तो एक तो प्रॉपर्टी का डैमेज, इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज, लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है। उसके बाद ऊपर से जो खेती बाड़ी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो लैंडस्लाइड को भी कवर करा गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। और लास्ट है ड्राई स्पेल, ठीक है। ड्राई स्पेल क्या होता है? किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जिस टाइम पीरियड में बारिश होनी चाहिए थी वहाँ पे जो मानसून है वो बड़े टाइम से डिले है। तो ऑब्वियस ही बात है कि फार्मिंग या फिर कोई भी जो एग्रीकल्चरल फील्ड जहाँ पर प्रैक्टिस हो, मतलब उस एग्रीकल्चर फील्ड पे अगर कोई भी फार्मिंग या फिर क्रॉप्स अगर उगाए जाते होंगे, फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती होगी, तो वो डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे क्योंकि वो पूरा का पूरा जो लैंड है वो ड्राई होने लग जाएगा, ठीक है। और यही जब ड्राई स्पेल कंटिन्यू रहता है तो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, इस तरीके की जो ग्रीनरी होती है वो उस रीजन से कम होने लग जाती है। और सॉइल देखो कैसे सूख रही है यहाँ पर, तो सॉइल भी सूखने लग जाती है। इसी तरीके का ड्राई स्पेल अगर बहुत महीनों तक, बहुत पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक वहाँ पर, लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ टाइम पीरियड तक वहाँ पर कंटिन्यू रहे तो इट टर्न्स इनटू अ सिचुएशन ऑफ ड्रॉट, ठीक है। ड्रॉट हमेशा शुरू होता है पहले ड्राई स्पेल से। रीजन में बड़े टाइम से बारिश नहीं हुई होती है जिसकी वजह से जो ग्रीनरी होती है, जो प्लांट कल्टीवेशन होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। और वो लैंड जो है वो फर्दर डिग्रेड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर बड़े टाइम से जो रेनफॉल होती है वो पेंडिंग होती है। तो इट टर्न्स आउट टू बी सिचुएशन ऑफ ड्रॉट, ठीक है। तो हो गए अब ये सारे फैक्टर्स हमारे कंप्लीट। फ्लड को हमने देखा, इनंडेशन के बारे में मैंने आपको बताया, लैंडस्लाइड, ड्रॉट और ड्राई स्पेल्स, और पेस्ट और डिसीज अटैक को भी कवर करा गया। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था। नेक्स्ट सेलिएंट फीचर क्या है? ये काफ़ी अच्छा फीचर है, ठीक है। इस फीचर को पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है, इंश्योरेंस कवर देने का जो काम करा है ना फार्मर्स को, इस स्कीम ने वो एक तरीके से पूरा 360 डिग्री कवरेज दिया है फार्मर्स को, ठीक है। किसी भी तरीके से फार्मर्स को कहीं पर भी लॉस ना आए, ये पूरी कोशिश करी गई है। अब देखो, अभी तक हमने देखा कुछ अनप्रिवेंटेबल रिस्क की वजह से, जैसे फ्लड्स, नेचुरल कैलेमिटीज़, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से अगर फार्मर्स को लॉस होता है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, जो अभी उन्होंने जो बोई थी अभी उन्होंने फसल, तो उसकी वजह से अगर ऐसी कोई बर्बादी आती है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, तो उन सारे क्रॉप्स का, उन फार्म फील्ड्स का, उस क्रॉप प्रोडक्शन का, उस यील्ड का इंश्योरेंस जो कवरेज है वो आराम से फार्मर्स को मिल जाएगा। नेक्स्ट फीचर ये बोलता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर करा गया इस स्कीम के अंदर। सपोज़ करो फसल जो है वो रेडी हो गई थी, ठीक है, अब ये फसल कटने के लिए रेडी है, कोई भी चावल की फसल है, वीट की फसल है, अभी रेडी है, इसकी जस्ट कटाई जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्वेस्टिंग, वो जस्ट स्टार्ट ही हुई थी, और ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और स्टोरेज से पहले ही इस तरीके की कोई साइक्लोनिक रेनफॉल या तो उस रीजन में आ गई जिससे बहुत तेज़ बारिश आई फसल की कटाई के बाद और फसल बर्बाद हो गई, या फिर जब फसल की हार्वेस्टिंग, जब उसकी कटाई स्टार्ट हुई तो उस पर्टिकुलर रीजन में हेल स्टॉर्म आ गया, मतलब ओले गिर पड़े। और मैंने आपको बताया था ओले गिरने की वजह से बिल्कुल जो फसल रेडी है बस कटने के लिए, वो तक पूरी बर्बाद हो जाती है। अब कभी कभार होता क्या है कि जिस सीज़न में ये साइक्लोनिक रेनफॉल और हेल स्टॉर्म नहीं आने होते हैं ना, क्योंकि ये तो प्राकृतिक है, एक तरीके से नेचुरल कैलेमिटी है, एक नेचर का कॉल है, तो कभी कभार ये जो ऐसी जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स या जो हेल स्टॉर्म्स होते हैं, ओले गिरते हैं या फिर बहुत तेज़ साइक्लोनिक रेनफॉल्स जो होती हैं, वो बारिश जो आती हैं, जिसकी वजह से फार्मर्स की क्रॉप प्रोडक्शन ख़राब होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। तो ये कभी कभार सीज़न दिक्कत नहीं आती, वैसे तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आती है, जैसे फार्मर्स को पता होता है कि जून से पहले हमें हार्वेस्टिंग कर लेनी है, अगस्त से पहले हार्वेस्टिंग कर लेनी है, लेकिन कभी कभार सीज़न को ना देखते हुए फरवरी में आ गया हेल स्टॉर्म, जनवरी में आ गया, तो इस चीज़ में फार्मर्स को कवरेज दी गई है कि अनसीजनल साइक्लोनिक रेनफॉल, अनसीजनल रेनफॉल्स, हेल स्टॉर्म्स, ओले अगर गिरते हैं और अगर फार्मर्स की जो फसल है वो ख़राब हो जाती है,
पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फार्मर ने फसल को काट लिया था, उसकी हार्वेस्टिंग कर ली थी, अब जस्ट उसे उस फसल को स्टोर करके रखवाना था ग्रेनरीज में, कोल्ड स्टोरेज फर्म्स के अंदर, गोडाउंस के अंदर। लेकिन ट्रांसपोर्ट होने से पहले ही फसल की कटाई या तो अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई थी, या कंप्लीट होने के बाद ट्रांसपोर्टेशन और उसका जो प्रॉपर स्टोरेज है वो नहीं हो पाया। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज नहीं हो पाया। कुल मिलाकर बात ये है कि फार्मर की जो फसल है वो नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कटने के बाद, फसल को काटने के बाद फार्मर की फसल ख़राब हो गई। तो तब क्या होगा फार्मर का? तो इस स्कीम में फार्मर्स को ये एश्योरेंस दिलाई गई है कि कोई बात नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी हम कवर करेंगे। सरकार ने ऐसा भरोसा दिलाया फार्मर को। फसल की कटाई के बाद भी अगर आपकी फसल ख़राब होती है किसी एक नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तब भी आपके क्रॉप्स को इंश्योरेंस कवर की कैटेगरी में रखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हो गया, देखो प्री हार्वेस्ट जो था, जब फसल की कटाई नहीं हुई थी, जब फार्मर ने जो फसल जो है वो बोई थी, तब तो कवर थे ही इंश्योरेंस स्कीम के अंदर फार्मर्स की जो क्रॉप्स थी। क्योंकि अभी हमने देखा नॉन प्रिवेंटेबल रिस्क जो थे, फ्लड्स, नेचुरल फायर्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडोज, तब तो वो कवर था ही, वो तो समझ में आता है, वो तो कोई भी स्कीम दे सकती है। लेकिन फसल की कटाई के बाद भी अगर लॉस होता है तब भी आपको इंश्योरेंस कवर जो है वो मिलता रहेगा आपके क्रॉप्स के लिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है इस स्कीम के अंदर। ठीक है, इट इज़ अ गुड सेलिएंट फीचर। तो एक तरीके से इस पॉइंट को ना एक अट्रैक्टिंग डेस्टिनेशन बनाया गया कि जब इतनी जो एश्योरेंस है गवर्नमेंट अपनी साइड से फार्मर्स को दे रही है, तो फार्मर्स ऑटोमेटिक सी एक बात है, नेचुरल सी बात है कि अट्रैक्ट होंगे ऐसी स्कीम की तरफ। ठीक है, क्यों? वो जो जहाँ पर अनसर्टेनिटी रहती है नेचर को लेकर, ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ को लेकर, जहाँ पर कभी भी बारिश आ सकती है, सीज़न को ना देखते हुए फार्मर्स को डर लगा रहेगा कि उनकी क्रॉप जो है ख़राब हो सकती है, तो वो इस स्कीम के अंदर अपने आप को एनरोल करवा लेंगे। और इंश्योरेंस कवरेज जो है अब क्योंकि 360 डिग्री से कवर कर दिया गया फार्मर्स को कि प्री हार्वेस्ट लॉसेस, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस सबको कवर करने के लिए इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो फार्मर्स अभी तक इंश्योरेंस लेने से कतराते थे, अब वो भी इंश्योरेंस ले लेंगे कि उनको भी लगेगा। मे नॉट गॉड डोसो के भगवान ना करे कोई प्राकृतिक आपदा अभी तक तो हमारे एरिया में आई नहीं है, लेकिन कोई अगर आती है तो मुझे लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा। मुझे फिर फ्यूचर की अपनी चिंता नहीं होगी कि मेरी जो फसल जो है, जो खेत बर्बाद हो गए, अब मैं उसका क्या करूं। ठीक है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से वैसे भी देखो जो आजकल की जो रियलिटीज़ बदल रही हैं स्पेशली एग्रीकल्चर को लेकर। ठीक है, कभी भी ड्रॉट हो जाता है, जहाँ बारिश नहीं आनी होती है वहाँ ज़्यादा जाती है, जब बारिश की ज़रूरत होती है तब आती ही नहीं, उसके आगे पीछे बारिश हो जाती है। तो इस क्लाइमेट चेंज के चलते भी इस तरीके की स्कीम को लॉन्च करना और इस तरीके का कोई जो फीचर है उसको डालना इस स्कीम के अंदर, तो ये कंटेम्प्रेरी रियलिटीज़ को देखते हुए एक अच्छा इनिशिएटिव है सरकार की तरफ से। इस स्कीम का नेक्स्ट सेलिएंट फीचर है कि ये जो स्कीम इम्प्लीमेंट करी जाएगी ये एरिया अप्रोच बेसिस पे करी जाएगी। ठीक है, एरिया अप्रोच बेसिस का मतलब क्या है? यहाँ पर जो एरिया की बात हो रही है वो बात हो रही है नोटिफाइड एरिया की। ठीक है, अब ये नोटिफाइड जो पूरा जो एरिया है इसमें किस तरीके के जो नोटिफाइड क्रॉप हैं अलग अलग जगह पर वो ग्रो करे जा रहे हैं। और पूरा एरिया अगर आप देख लो, जैसे सपोज़ करो यहाँ पर एरिया की जो डेफिनेशन है वो एरिया मिनिमम या तो विलेज की डेफिनेशन में आना चाहिए या विलेज के साइज से एक बड़ा एरिया भी हो सकता है। ऐसे एरिया को यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस के अंदर कवरेज दी जाएगी। और ये जो यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस है, ये लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने देखा था, इसी यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस को हम लोग कहते हैं नोटिफाइड एरिया। नोटिफाइड एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर फार्मर्स नोटिफाइड जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करते हैं, जो कि 3 कैटेगरीज में आते हैं। अब मान लो आप ये जो पूरा एरिया है, जो बड़ा वाला स्क्वायर है, वो एक विलेज है। अब पूरे विलेज में जो 100% जो एरिया है वो तो नोटिफाइड एरिया नहीं हो सकता। ठीक है, विलेज का कुछ एरिया ऐसा होगा, क्योंकि देखो ना विलेज में फार्म हाउसेज होंगे, पॉन्ड्स होंगे, रिवर्स होंगी, लेक्स होंगी। ठीक है, जहाँ पर लोग रह रहे होंगे। और कुछ एरिया ऐसा होगा जैसे ये वाला एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रही होगी, जहाँ पर फार्मर्स उन नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे होंगे जो उस नोटिफाइड एरिया के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एरिया अप्रोच बेसिस पे
इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करा जाएगा कि देखा जाएगा एक टोटल एरिया में से कितना एरिया ऐसा है जो नोटिफाइड एरिया है जहाँ पर फार्मर्स जो है वो नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अब ये सब करा कैसे जाएगा? ये सब करा जाएगा 2 टेक्निक्स की मदद से। एक ही बात है वैसे तो, उन 2 टेक्निक्स को आप एक ही जोड़कर एक ही डेफिनेशन बनती है, जियो फेंसिंग करके या तो जियो मैपिंग करके उस पर्टिकुलर रीजन की। क्या मतलब होता है जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग का? न्यूज़पेपर्स में आप कई बार ये पढ़ते होंगे और आप जानते भी होंगे वैसे। आपने जियो मैपिंग जो ऐप है वो यूज़ भी करी होगी। जो गूगल मैप की ऐप होती है वो एक एग्जांपल है जियो मैपिंग का। जियो मैपिंग में होता क्या है, जीपीएस की मदद से जिस भी आप लैंड एरिया में आप रहते हो, कोई भी आसपास आपके जो रीजन है, लैंड है, सब सरफेस लैंड एरिया है, उसका एक वर्चुअल मैप तैयार करा जाता है। वर्चुअल मैप कैसे? ये मैप को आप फिजिकली एक्सेस नहीं कर सकते हो, लेकिन मोबाइल फ़ोन से या किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप उस एरिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पता लगा सकते हो। कैसी इन्फॉर्मेशन? उस एरिया के रोड्स के बारे में, बिल्डिंग्स के बारे में, कोई अगर वो रूरल एरिया है तो वहाँ पर माउंटेन्स, रिवर्स, एस्चुरीज, पाइपलाइंस, मतलब टोटल इन्फॉर्मेशन जो उस एरिया के बारे में हमें पता लगती है। ठीक है, वहाँ की एक एक माइन्यूट डिटेल जो हमें एक मैप के थ्रू हमारे किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फ़ोन में आप अपने एरिया का मैप चलाओ, आपको अपने लैंड एरिया के बारे में एज वेल एज सराउंडिंग एरियाज़ जो ब्लॉक्स हैं, कोई गली मोहल्ले हैं, वहाँ पर क्या क्या लैंड फॉर्म फीचर्स हैं, इन सब के बारे में जो आपको वर्चुअल इन्फॉर्मेशन जो मिलती है उसी को हम लोग कहते हैं जियो मैपिंग या फिर जियो फेंसिंग। ठीक है, ये किसकी मदद से होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, जीपीएस की मदद से या फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से, जहाँ पर आपके जो मोबाइल डिवाइस है उसमें आप एक पर्टिकुलर ऐप को जैसे यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, आप उसमें पर्टिकुलर एरिया के बारे में कोई भी, जैसे आप लैंड एरिया वहाँ पर अगर आप डालो कि न्यू दिल्ली में एक पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो आपको सर्च करनी है, तो वहाँ से जुड़े जो भी लैंड की इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाती है। क्वेश्चन एक ये उठता है कि सरकार को इससे फ़ायदा क्या है? मतलब जो हम स्कीम पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इस स्कीम के कंटेक्स्ट में ये जियो फेंसिंग या जियो मैपिंग करने जैसी चीज़ से फ़ायदा क्या है? ठीक है, इसमें देखो ये फ़ायदा है, फिज़िकली अगर हम लोग कोई मैन पावर को अगर भेजेंगे, जो सरकारी एजेंट्स होंगे वो जाएंगे और फिर पता लगा कर आएंगे कि उस पर्टिकुलर विलेज एरिया में कितना एरिया ऐसा है जो नोटिफाइड एरिया है इस स्कीम के अंदर। ठीक है, वो विलेज एरिया है या फिर विलेज एरिया से बड़ा है। जैसे हमने देखा कि मिनिमम विलेज एरिया तो होना ही चाहिए अगर उस स्कीम के अंदर, इस स्कीम के अंदर उस एरिया को अगर हमें इंश्योरेंस कवरेज के अंदर रखना है। अब बार बार फिज़िकली मैन पावर को उस पर्टिकुलर एरिया में भेजना और फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना और इन्फॉर्मेशन को फिर वापस यूज़ करना स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ के द्वारा, ये काफ़ी एक मुश्किल टास्क हो जाएगा। क्योंकि इस प्रोसेस में क्या हो सकता है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो लेफ्ट आउट हो जाएं। कोई फार्मर ये कहे कि हमारे एरिया में हमें तो गिरा ही नहीं गया। लेकिन जियो फेंसिंग की मदद से क्या है, एक बार फिजिकली एक्सेस करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी उस पर्टिकुलर लैंड को। अब ये पूरा जो आपको ग्रीन दिख रहा है, मान लो ये पूरा एक विलेज एरिया है। ठीक है, इस विलेज एरिया में इतना ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये हम लोग मान लेते हैं ये नोटिफाइड एरिया है, यूनिट ऑफ इंश्योरेंस है। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर फार्मर जो हैं वो नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब फार्मर्स यहाँ पर जब नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं तो सरकार के पास जियो फेंसिंग और जियो मैपिंग की मदद से एक डेटा तो आ गया ना कम से कम। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर रीजन में, नोटिफाइड एरिया के रीजन में कितने फार्मर्स ऐसे हैं, 5 हैं, 10 हैं, 15 हैं, और वो किस तरह के क्रॉप्स जो हैं नोटिफाइड क्रॉप्स की कैटेगरी में, जैसे हमने देखा था 3 तरह के क्रॉप्स आते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके के क्रॉप्स जो हैं वो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं। तो डिजिटली एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को सरकार के लिए भी बहुत आसान होगा। सरकार को जब भी कोई भी डाउट होगा तो वो अपना पोर्टल यूज़ करके उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में पता लगाएंगे कि हाँ यार ये इतना एरिया है, इतने फार्मर्स यहाँ पर हैं। कोई लेफ़्ट आउट फार्मर अगर कोई होगा, एडिशनल कोई फार्मर होगा या जिसको एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लिया जाएगा, तो डिजिटली उसको इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना आसान रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस तरीके की इंश्योरेंस मैकेनिज़्म की जो डिलीवरी होगी वो फास्ट हो जाएगी ना, क्योंकि मैन पावर को जो
मैन पावर का जो काम है कि सरकारी बंदे जो थे वो खुद जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते थे, फिर वापस आते थे, फिर कोई गड़बड़ी हो जाएगी फिर दोबारा वहाँ पर जाएंगे। एक बार आपने जियो मैपिंग और जियो फेंसिंग की मदद से उस पर्टिकुलर एरिया को डिक्लेयर कर दिया डिजिटली, वर्चुअली, ठीक है। एक वर्चुअल जोग्राफिकल बाउंड्री आपने उस पर्टिकुलर एरिया की अगर बना दी तो उसके बाद सरकार के लिए स्कीम्स के बेनिफिट्स को उस पर्टिकुलर एरिया तक पहुंचाना बहुत आसान हो जाएगा और इससे फार्मर्स को भी जल्दी फ़ायदा मिलेगा उस स्कीम का। ये फ़ायदा है जियो मैपिंग या फिर जिसको आप कहो जियो फेंसिंग का। अब आप ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये जो हमने जियो फेंसिंग या जियो मैपिंग जो करी है ना, ये गवर्नमेंट उन नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए करेगी, उस नोटिफाइड क्रॉप या नंबर ऑफ़ क्रॉप्स के लिए किया जाएगा जिनका होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल हो। होमोजीनियस का क्या मतलब होता है? सिमिलर। रिस्क प्रोफाइल के बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ ऐसे क्रॉप्स, ऐसे नोटिफाइड क्रॉप्स जिनका एक पर्टिकुलर एरिया में सिमिलर सा रिस्क प्रोफाइल हो, और जो एक नोटिफाइड क्रॉप्स देखो एक पर्टिकुलर नोटिफाइड रीजन में या जिसको आपका नोटिफाइड एरिया में ही होंगे, है ना। अगर ये कोई नोटिफाइड क्रॉप्स हैं तो ये रीजन में तो ग्रो करे जा रहे होंगे ना। तो इन क्रॉप्स का एक होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए, सिमिलर सा रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए। तो ये जो रीजन होगा ना जहाँ पर ये नोटिफाइड क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं, ऐसे रीजन को डिक्लेरेशन दी जाएगी, ऐसे रीजन को डिफाइन करा जाएगा एज अ जियो फेंस्ड, या सॉरी डिफाइन नहीं, मतलब ऐसे रीजन का जियो फेंसिंग या फिर जियो मैपिंग करी जाएगी, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि रिस्क प्रोफाइल क्या होता है। देखो, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन या कोई भी जो कंपनी होती है ना, किसी भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपको इंश्योरेंस कवरेज की एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा हो, तो वो इंस्टीट्यूशन, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी एक अपना रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करते हैं। अब ये होता क्या है रिस्क प्रोफाइल? रिस्क प्रोफाइल जनरली इसलिए मेंटेन करा जाता है कि अनफोर्सीन सिचुएशन को देखते हुए, जैसे कोई भी आपको अगर अब इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसको अपना भी तो रिस्क देख के चलना पड़ेगा ना। कि आपने जैसे सपोज़ करो 100 क्लाइंट्स हैं इंश्योरेंस करवाने वाले, ठीक है, और 100 के 100 लोगों का जिस चीज़ के लिए उन्होंने इंश्योरेंस करवाया था वो पैसा डूब गया, तो आपके पास कम से कम उतना पैसा होना तो चाहिए ना कि अगर 100 के 100 जो क्लाइंट्स हैं उनका पैसा अगर डूब गया तो आपके पास इतनी स्ट्रेंथ हो, इतनी कैपेसिटी हो कि आप उनका पैसा लौटा सको, ठीक है। वरना उससे फिर लोगों का फ़ायदा ही क्या है इंश्योरेंस करवाने से आपकी कंपनी से, और फिर आपका नाम भी तो ख़राब होगा ना एक तरीके से अगर आप उनको उतना पैसा नहीं रिटर्न कर पाए। तो रिस्क प्रोफाइल वो इंस्टीट्यूशंस मेंटेन करते हैं जो इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस स्कीम में वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो अगर कोई आ जाए तो हमें रिस्क कितना होगा, क्या रिस्क को हम टॉलरेट कर सकते हैं, मतलब इतना पैसा, इतना अमाउंट हमारे पास है क्या कि हम रिस्क जो जिसको हुआ है, जो इंश्योरेंस जिसने लिया जिस क्लाइंट ने, उसको उसके इंश्योरेंस कवर का उतना पैसा हम दे पाएंगे क्या रिटर्न में। और अगर बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया है अगर क्लाइंट्स को, नंबर ऑफ़ क्लाइंट्स को जिनकी एक्सपेक्टेशन हमने नहीं सोची थी कि इतना ज़्यादा रिस्क उनको हो जाएगा, तो हमारे पास क्या कैपेसिटी है क्या एडिशनल रिस्क को बेयर करने के लिए, और पैसा हम कहाँ से लाएंगे अगर बहुत ही ज़्यादा जो इंश्योरेंस का पैसा है जिन्होंने करवाया है हमें अपनी तरफ से देना पड़े, तो वो एडिशनल पैसा हम लोग कहाँ से लाएंगे। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन क्या है, ये सारे रिस्क से जुड़े क्वेश्चन हैं जो वो इंश्योरेंस कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन अपनी एक प्रोफाइल में मेंटेन करके रखेंगे कि वर्स्ट टू वर्स्ट सिनेरियो के केस में अगर किसी भी तरीके का रिस्क क्लाइंट्स को होता है जिन्होंने हमसे इंश्योरेंस फैसिलिटी करवाई है, तो क्या हम इतने केपेबल हैं, हमारे पास इतनी कैपेसिटी है, इतने टॉलरेंस है, क्या इतना अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर जितना होना चाहिए टोटल इंश्योरेंस कवरेज के लिए, क्या इतना पैसा हमारे पास है कि हम उनको लौटा सकें अगर सारे के सारे क्लाइंट्स का पैसा डूब जाए। इस चीज़ को कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। तो यहाँ पर अगर आप देखो, रिस्क प्रोफाइलिंग एक इंडिविजुअल को या एक ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि क्या उसके पास एबिलिटी है रिस्क को बियर करने की, ठीक है, क्या उतना रिस्क को टॉलरेट कर सकते हैं, क्या उनके पास किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में सफिशेंट सेविंग्स, सफिशेंट फंड्स अवेलेबल हैं कि नहीं है, ठीक है। जितना इंश्योरेंस कवरेज
उस कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है, तो वो एडिशनल सेविंग्स का इंतज़ाम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई और सारे के सारे क्लाइंट को अगर उस कंपनी को पैसा वापस करना पड़ा, तो क्या उनके पास एडिशनल सेविंग्स और इमरजेंसी सेविंग्स पड़ी हुई हैं, वो इतना पैसा लेकर कहीं से आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ना कंपनी को सोच के रखनी पड़ती हैं पहले से ही, कि एकदम से कंपनी की जो इमेज है वो ख़राब ना हो जाए, जो भी इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो इस रिस्क के एक तरीके से आप कह सकते हो, एक डॉक्यूमेंट को उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है, और इसी डॉक्यूमेंटेशन को, जिसमें हर तरीके के रिस्क और प्रॉफिट को एक पर्टिकुलर कंपनी कवर करती है। और यहाँ पर कौन सी कंपनी की बात हो रही है? मेनली इंश्योरेंस कंपनी की। तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने रिस्क टॉलरेटिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करना पड़ता है। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। आई होप अब आपको रिस्क प्रोफाइलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको अब ये बताता हूँ जियो मैपिंग या जियो फेंसिंग के कॉन्टेक्स्ट में रिस्क प्रोफाइलिंग की क्या रेलेवेंस है। सपोज़ करो ये जो पूरा हमें मैप दिख रहा है, ये ओडिशा का एक मैप है, एक विलेज का, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर विलेज है ये नोटिफाइड एरिया के अंदर कवर करा गया है, ठीक है, अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो यहाँ पर लॉन्च करी गई है ओडिशा में, मान लो। और उधर इस पर्टिकुलर विलेज की जियो फेंसिंग करी गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे फार्मर्स हैं जो इस नोटिफाइड एरिया के अंदर नोटिफाइड क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। अब ये जो एरिया है ओडिशा का जहाँ पर ये जियो फेंसिंग करी गई है इस विलेज में, तो आप ऐसा अज्यूम कर लो कि उड़ीसा के इस कोस्टल एरिया के पास, इस विलेज के पास बड़े सालों से, सिंस 2015 हम मान लेते हैं कि 2015 से लेकर 2020 तक हर साल यहाँ पर फ्लडिंग की सिचुएशन या फिर साइक्लोनिक स्टॉर्म की सिचुएशन देखने को मिली है, जिसकी वजह से हर एक साल सिंस 2015 फार्मर्स के जो एग्रीकल्चरल लैंड है और उन पे जो क्रॉप प्रोडक्शन होती है वो हर साल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 2015 से लेकर 2020 तक, मतलब सिंस 2015, ओडिशा के कोस्टल एरियाज़ के पास जो भी खेती बाड़ी होती है वहाँ पर किसानों की जो फसल है वो 2015 से या तो फ्लड्स की वजह से या साइक्लोनिक स्टॉर्म की वजह से उनकी फसल लगातार पिछले 5 सालों से बर्बाद होती हुई आई है। तो अब ओडिशा के जो फार्मर्स हैं उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने फसलों का इंश्योरेंस करवा लें। और इंश्योरेंस कैसे करवाएंगे? उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपने आप को एनरोल करवाने के लिए सोचा। अब जब उन्होंने इस एनरोलमेंट को करवाई है तो सरकार को, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, क्योंकि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसमें सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों पैसा बेयर करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को एक तरीके से अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इस रीजन का, जो कि साइक्लोनिक प्रोन रीजन है, यहाँ पर लगातार साइक्लोनिक स्टॉर्म्स या फिर फ्लड सिचुएशन जो आती रहती है, सरकार को भी पता है 2015 से यहाँ पर हालत बहुत ख़राब है। ये हमने जो 2015 का जो पैरामीटर लिया है ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, एजम्पशन के लिए, ठीक है, जो एग्जाम्पल अभी हम समझेंगे उसको समझने के लिए। तो सरकार को आप खुद एक बार बताओ, एक रिस्क प्रोफाइल तो मेंटेन करना पड़ेगा ना इस पर्टिकुलर रीजन का, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2015 से लेकर 2020 तक यहाँ पर सरकार को भी पता है कि तूफ़ान आया, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस उठाने पड़े। अब क्योंकि उधर के सारे फार्मर्स ने अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर एनरोल करवा लिया है, तो कल को ऐसा ना हो ना कि अब उनकी पूरी जो फसल है वो बर्बाद हो गई किसी एक क्रॉपिंग सीजन में, तो सरकार अब उनसे ये तो नहीं बोल सकती ना कि हम आपको पैसा नहीं देंगे, हमें क्या पता था कि साइक्लोन यहाँ पर आ जाएगा, एकदम से फ्लडिंग सिचुएशन पैदा हो जाएगी, कोई स्टॉर्म आ जाएगा, कोई तूफान आ जाएगा। क्यों नहीं बोल सकती सरकार? ऐसा बोल के फार्मर्स को वापस क्यों नहीं लौटा सकती? क्योंकि आपने खुद ही, चाहे वो साइक्लोन्स हों चाहे वो स्टॉर्म्स हों, ठीक है, साइक्लोन्स हो, स्टॉर्म्स हो, फ्लड हो, आपने इन सारी नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए लॉसेस को कवर करने के लिए आपने प्रिवेंटेबल रिस्क की कैटेगरी में इन सारे नेचुरल कैलेमिटीज़ को डाला हुआ है कि फिर आप फार्मर्स को इग्नोर नहीं कर सकते ना। अगर कोई भी उनको लॉस हुआ तो आपको जो इंश्योर्ड सम है, जो इंश्योरेंस का जितना भी अमाउंट है जो लॉस की वजह से हुआ है, और कोई भी फार्मर अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर एनरोल है, तो आपको
उस रिस्क कवरेज को तो कवर करना पड़ेगा ना, आपको वो देना पड़ेगा। अब सरकार को आप खुद एक बार बताओ, पहले से रेडी रहना पड़ेगा ना इन सब चीज़ों के लिए। अगर ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, और देखो कोई गारंटी तो है नहीं, चलो 2015 छोड़ देते हम लोग, लास्ट ईयर भी मान लेते हैं कि चलो एक नेचुरल कैलेमिटी आई थी और ना उससे पहले देखी गई है वो, मतलब पास्ट में कभी भी नहीं देखी गई है, तो अब ये कोई गारंटी नहीं है ना कि फ्यूचर में कभी नहीं आएगी। या फिर अगर ऐसा आप करके मान लो कि 2015 में एक नेचुरल कैलेमिटी आई थी, फिर 2017 में आई, फिर 2019 में आई, और अभी चल रहा है 2020, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे आई थी, तो अब सरकार रिस्क प्रोफाइल तो मेंटेन करेगी ना। अब सरकार ये एज्यूम तो नहीं कर सकती कि हमारी ऑब्जर्वेशन की वजह से पिछले 3 बार ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटी जो ओडिशा के इस विलेज में आई है वो ऑल्टरनेटिव ईयर्स पे आई है, तो 2020 में तो नहीं आएगी, 2021 के लिए हम रेडी हो जाएंगे। इस चीज़ की ये जो बकवास सोच है, ऐसी तो सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर कुछ भी लॉस होता है अगर फार्मर्स को, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ ऐसी इंश्योरेंस स्कीम का। जो इस तरीके की जो नेशनल स्कीम्स होती हैं उससे तो जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जैसे पुअर फार्मर्स, उनका तो विश्वास उठ जाएगा, वो कभी भी एनरोल नहीं करवाएंगे ऐसी स्कीम के अंदर। उनको तो लगेगा कि सरकार उनको पागल बना रही है। तो रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि सरकार पहले से ही अपने पास कुछ फंड प्रोविजंस रख सके, कुछ सेविंग्स रख सके, कि फ्यूचर में अगर किसी भी तरह की ऐसी कोई सिचुएशन जो आती है नेचुरल कैलेमिटी की या नेचुरल डिज़ास्टर की, तो सरकार के पास उतना फंड अवेलेबल हो। तो रिस्क को कैलकुलेट करना सरकार के लिए ज़रूरी हो जाता है ऐसे किसी रीजन में। ऐसी आप बात कर लो, चलो कोई रीजन है, मान लो कि हम लोग ले लेते हैं पंजाब के इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की जियो मैपिंग करी गई है, ठीक है, जियो मैपिंग या जियो फेंसिंग करी गई है, और इस डिस्ट्रिक्ट में लास्ट ईयर पेस्ट अटैक देखने को मिल रहा था, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये जालंधर है, मान लो अब ये जालंधर है, और यहाँ पर पेस्ट अटैक लास्ट ईयर देखने को मिला था। तो अब एक रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करने की जिम्मेदारी पंजाब की सरकार के ऊपर तो आ गई ना, कि अगर फिर से अगर इस साल कोई पेस्ट अटैक हो गया और फार्मर्स ने अगर अपने आप को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर अगर एनरोल करवा रखा था, तो हम उनको पैसा देने के कम से कम काबिल तो हो ना, उनको खाली हाथ तो ना जाना पड़े, ठीक है। जितना भी इंश्योरेंस उन्होंने करवाया था उसका जो इंश्योर्ड अमाउंट अगर उनका बनता है, अगर उनके क्रॉप्स फेल हो गए तो हम उनको उतना अमाउंट तो दें। तो ये सब क्या है, ये सब जो सरकार को एक तरीके से अपना फ्यूचर लॉस को देखते हुए जो एक स्टेटमेंट और फ्यूचर प्लानिंग अगर आप कहो कि जो मेंटेन करके रखनी है, यही है रिस्क प्रोफाइलिंग। वर्ड हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर दे रखा था होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइलिंग। होमोजीनियस का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर ओडिशा के उस पर्टिकुलर एरिया में मान लो राइस ग्रो हो रहे थे, चावल ग्रो हो रहे थे, तो उस पूरे नोटिफाइड एरिया में जहाँ पर भी चावल ग्रो हो रहे थे, तो पूरे अगर चावलों की वजह से सरकार ऐसा मानेगी कि पूरी राइस कल्टीवेशन की वजह से, चावल की कल्टीवेशन की वजह से अगर उस रीजन के सारे फार्मर्स को लॉस होता है, तो उस पूरी राइस कल्टीवेशन की हम लोग भरपाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं इंश्योर्ड अमाउंट या फिर इंश्योर्ड सम, जो हमें उन फार्मर्स को देना पड़ेगा, उतना पैसा हमारे पास है कि नहीं है। तो होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल मतलब मेंटेन करके उनको रखनी पड़ेगी। एक ऐसा नोटिफाइड एरिया जहाँ पर सिमिलर तरीके के क्रॉप्स ग्रो हो रहे हो, तो ये तो हो गया होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल मेंटेन करके रखना, ठीक है। और इसी होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइलिंग के चक्कर में के चलते उस रीजन की, उस नोटिफाइड रीजन की, जिसको यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस भी बोला जाता है, जिस एरिया की इंश्योरेंस सरकार करवाएगी, ठीक है, जिसको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर जिस एरिया को इंश्योरेंस में रखा जाएगा, जिसको आप या तो नोटिफाइड एरिया भी बोल सकते हो या यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस भी बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ऐसे रीजन की पहले तो जियो फेंसिंग या फिर जियो मैपिंग करी जाएगी, ठीक है। उसके बाद होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइलिंग होगी ऐसे नोटिफाइड एरिया की, कि वहाँ पर जो सिमिलर से क्रॉप्स हैं, इन सारे क्रॉप्स की कल्टीवेशन अगर उस रीजन के सारे फार्मर्स उस पर्टिकुलर गांव के, विलेज एरिया के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के या किसी भी और रीजन के अगर फार्मर्स कोई क्रॉप ग्रो कर रहे हैं और वहाँ पर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, फिर चाहे वो ड्रॉट हो, चाहे फ्लड की सिचुएशन हो, कोई स्टॉर्म हो या पेस्ट अटैक हो, जितने भी हमने देखे थे प्रिवेंटेबल रिस्क की कैटेगरी में जो आप सरकार ने बोल रखा है कि प्री हार्वेस्ट लॉसेस और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, फसल की कटाई से पहले और फसल की कटाई के बाद जितनी भी भरपाई होगी अगर किसी भी
प्रॉब्लम की वजह से, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से, तो उतना इंश्योर्ड अमाउंट सरकार के पास भी रेडी होना चाहिए। तो इस चीज़ को देखने के लिए कि सरकार के पास उतना अमाउंट रेडी है कि नहीं है, इसी को हम लोग कहते हैं होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइलिंग। और आई रिपीट, होमोजीनियस का यहाँ पर मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर एरिया के सिमिलर टाइप के जो क्रॉप्स होंगे, जो सिमिलर सी फसलें होंगी, जैसे ओडिशा के इस विलेज में चावल की खेती हो रही है या वीट कल्टीवेशन हो रही है पंजाब में, ठीक है, तो उस वीट कल्टीवेशन को पंजाब में और चावल की खेती को ओडिशा के उस डिस्ट्रिक्ट में होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइलिंग की कैटेगरी में रखा जाएगा। मतलब सरकार की जो इंश्योरेंस कंपनियां होंगी या सरकार किसी भी मीडियम से, ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से जो उस पर्टिकुलर एरिया का इंश्योरेंस कवरेज करवाएगी फार्मर्स के लिए, तो उनके पास अपना एक खुद का प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट, एक डायरी, एक बुक होनी चाहिए कि इनके सारे के सारे फार्मर्स को भी अगर लॉस हो जाता है तो उतना पैसा देने के लिए हम सक्षम हों, हम केपेबल हों। इसी को कहते हैं होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइलिंग। और ये कैसे करी जाएगी? जियो फेंसिंग या फिर जियो मैपिंग की मदद से, विच इज़ अ प्रोविजन एंड अ सेलिएंट फीचर अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अब आपको इस पॉइंट में आई होप कोई भी डाउट नहीं आया होगा, ठीक है, कि एरिया अप्रोच बेसिस पे ये स्कीम इम्प्लीमेंट करी जाएगी। एरिया का मतलब यहाँ पर है या तो विलेज या उससे बड़ा एरिया, और ये यूनिट एरिया ऑफ इंश्योरेंस है जिसको आप नोटिफाइड एरिया भी कह सकते हो, ठीक है। इस पर्टिकुलर एरिया में नोटिफाइड क्रॉप्स के लिए जियो फेंसिंग या जियो मैपिंग एक ही बात होती है, वो करी जाएगी। कैसे? उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए होमोजीनियस रिस्क प्रोफाइल को मेंटेन करते हुए, ठीक है, कि इंश्योरेंस कंपनी को कितना रिस्क बियर करना पड़ेगा और कितना रिस्क बियर नहीं करना पड़ेगा पास्ट की सिचुएशंस को देखते हुए, ताकि फार्मर्स को खाली हाथ ना लौटना पड़े। उनको अपना इंश्योरेंस अमाउंट इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर अगर होता है तो उनको वो इंश्योरेंस अमाउंट सही सलामत उनको मिल जाए। नेक्स्ट सेलिएंट जो फीचर है वो इसके बारे में है, नेक्स्ट सेलिएंट प्रोविजन, कि स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट ये डिसाइड कैसे करेंगी कि अगर कुछ भी गड़बड़ी कल को हो जाती है तो कितना इंश्योरेंस अमाउंट उनको देना पड़ेगा। मतलब टोटल फसल का, जैसे जो फार्मर हैं उन्होंने अपने पूरे इस पर्टिकुलर एरिया का, ये वो विलेज था और यहाँ पर उस पर्टिकुलर फार्मर का नाम हम लोग मान लेते हैं ABC। इस फार्मर ने अपने इस एग्रीकल्चर लैंड की जो क्रॉप कल्टीवेशन है उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर। तो अब सवाल ये उठता है कि कितना इंश्योरेंस अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट देगी उस पर्टिकुलर फार्मर को अगर क्रॉप लॉस हो जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 2020 में एक चेंज लाया था इस पॉलिसी के अंदर कि अब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक फ्रीडम दे दी गई है कि आप दो तरीक़ों से जो इंश्योरेंस अमाउंट है, जो इंश्योरेंस का जो पूरा पैसा है जो फार्मर्स को मिलना चाहिए अगर क्रॉप फेलियर हो जाए, तो आप दो तरीक़ों से चूज़ कर सकते हो कि आपको कैसा पैसा देना है उनको, फार्मर्स को। मतलब जो अमाउंट आपको रिटर्न करनी पड़ेगी फार्मर्स को वो किन तरीक़ों से करनी पड़ेगी। तो दो चॉइसेस हैं स्टेट गवर्नमेंट्स के पास या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के पास। तो पहली चॉइस की हम लोग बात करें, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट कैन ईदर चूज स्केल ऑफ फाइनेंस, ठीक है। स्केल ऑफ फाइनेंस का ये मतलब होता है सीड्स को सो करने से लेकर जब तक बीज को बोया है एक पर्टिकुलर किसान ने, और जब तक उस फार्मर की जो फसल है वो पूरी तरीके से रेडी ना हो जाए, जो क्रॉप है वो टोटल तरीके से रेडी ना हो जाए हार्वेस्टिंग के लिए, तो इस बीच में फार्मर्स को देखो बहुत अलग अलग तरह की कॉस्ट भी तो बेयर करनी पड़ती है ना। फर्टिलाइजर्स का खर्चा, मैन्योर्स का खर्चा, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, अलग अलग तरह की दवाइयाँ, इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो सीड्स को बोने तक से लेकर पूरी फसल जब तक रेडी ना हो जाए, जितना खर्चा इस पूरे क्रॉपिंग सीजन में, क्रॉपिंग साइकिल में फार्मर को बियर करना पड़ता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं स्केल ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन लिखी हुई है। स्केल ऑफ फाइनेंस जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ अ फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर रेजिंग अ क्रॉप पर यूनिट एरिया। कितने पैसों की ज़रूरत पड़ी फार्मर्स को पूरे क्रॉप को, पूरी फसल को रेडी करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया, एकड़ में या फिर हेक्टर में। मतलब ये 1 हेक्टर या 1 एकड़ का लैंड है अगर फार्मर का, तो यहाँ पर सीड से लेकर उस जो क्रॉप था उसकी प्रोडक्शन तक फार्मर्स को कितना अमाउंट बियर करना पड़ा, इसको हम लोग कहते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंस। ये स्टेट ऑफ फाइनेंस को डिसाइड कौन करता है?
स्केल ऑफ फाइनेंस को डिसाइड कौन करता है? स्केल ऑफ फाइनेंस को डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिसाइड करा जाता है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो एक बॉडी होती है वो डिसाइड करती है। इस बॉडी का नाम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी, ठीक है, DLTC। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है। हमारे कंट्रीज़ के अलग अलग स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यही जो बॉडी होती है ये डिसाइड करती है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी अगर डिसाइड कर रही है कि स्केल ऑफ फाइनेंस क्या होगा, ठीक है, कि फार्मर्स को अलग अलग क्रॉप्स के लिए मैक्सिमम जो अमाउंट है ना, मतलब ये डिसाइड कैसे कर रही है कि मैक्सिमम अमाउंट फार्मर्स को इतना लगा होगा, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो हर एक स्टेट की प्रोफाइलिंग ये अलग होती है। जैसे अभी ये देखो, हम लोग मध्य प्रदेश की एक साइड पर आए हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के कुछ पैरामीटर्स हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। मध्य प्रदेश में जितने भी डिवीजन्स हैं और डिवीजन्स के अंदर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग क्रॉप्स जो उन डिस्ट्रिक्ट्स में ग्रो करे जाते हैं फार्मर्स के द्वारा, उनके लिए एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड कर रखा है सरकार ने। और याद रखना, हम लोग स्केल ऑफ फाइनेंस को किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, जो कि एक इंश्योरेंस स्कीम है, तो स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से इंश्योरेंस अमाउंट जो है, जो इंश्योरेंस का जो सम है, अमाउंट है, जो पैसा है, वो कैसे डिसाइड करेगी कि हमें फार्मर्स को कितना इंश्योरेंस अमाउंट देना है उसके पर्टिकुलर क्रॉपिंग एरिया के लिए या एग्रीकल्चर फील्ड के लिए। तो हमने देखा था कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप इंश्योरेंस अमाउंट को डिसाइड कर सकते हो या तो स्केल ऑफ फाइनेंस की मदद से। तो यहाँ पर स्केल ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या हुआ फिर, कि अगर स्केल ऑफ फाइनेंस की मदद से स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन टेरिटरी की जो सरकारें हैं वो ये डिसाइड कर रही हैं कि हम फार्मर्स को इंश्योरेंस स्कीम का फ़ायदा देंगे, कि फार्मर का, एक पर्टिकुलर फार्मर का, ABC का कितना अमाउंट लगा था एक पूरी फसल को ग्रो करने के लिए, ठीक है। जब से उस फार्मर ने सीड्स को सो करा था और वो जो क्रॉप प्रोडक्शन थी वो अब रेडी हो गई है मार्केट में जाने के लिए, इस बीच में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो जाती है, कोई तूफ़ान आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, पेस्ट या फिर किसी तरीके के डिसीज़ अटैक आ जाते हैं, तो स्केल ऑफ फाइनेंस की मदद से जो स्टेट गवर्नमेंट की सरकारें हैं या फिर यूनियन टेरिटरी जो है वो कैसे डिसाइड करेंगी, वो ये डिसाइड करेंगी, वो ये देखेंगी कि जो फार्मर है ये ABC, उसका कितना पैसा लगा था एक क्रॉपिंग साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक क्रॉपिंग सीज़न में फसल को रेडी करने के लिए कितना अमाउंट खर्च हुआ था, तो उतना अमाउंट हम जो है उसको हम दे देंगे। तो ये एक तरीके का इंश्योरेंस कवर है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, हर एक स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटी होती है वो डिसाइड करती है। तो जैसे डिवीज़न जो होता है उसके अंदर काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं। जैसे आप ग्वालियर डिवीज़न को देखो तो यहाँ पर ग्वालियर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, गुना, इसके अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कमेटीज़ हैं वो डिसाइड करेंगी कि मेजर क्रॉप्स के लिए स्टेट ऑफ फाइनेंस क्या होगा, मतलब फार्मर्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट कितना खर्चा आ सकता है मैक्सिमम एक फार्मर का एक पर्टिकुलर नोटिफाइड क्रॉप को ग्रो करने के लिए। और उसी के बेसिस पे अगर फार्मर्स का उन क्रॉप्स का लॉस हो जाता है और अगर उन्होंने अपने आप को एनरोल करवा रखा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर, तो जितना उनका खर्चा आएगा और जो इस डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने स्टेट ऑफ फाइनेंस की लिस्ट में जो डिसाइड करा होगा, तो उतना खर्चा फार्मर्स को दे दिया जाएगा। लेकिन बहुत बार होता क्या है, आपको भी पता होगा, अब प्रॉब्लम बताता हूँ मैं आपको। स्टेट ऑफ फाइनेंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभार कि स्टेट ऑफ फाइनेंस की लिस्ट जब डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ने बनाई थी तो उन्होंने अपने हिसाब से एक अमाउंट लगाया कि मैक्सिमम अमाउंट, इससे ज़्यादा फार्मर का खर्चा नहीं आ सकता। लेकिन आप खुद एक बात सोच के देखो, एक मैक्सिमम अमाउंट किसी भी चीज़ के ऊपर लगा देना, ये तो कोई चीज़ की गारंटी नहीं है ना कि उससे ज़्यादा खर्चा बिल्कुल कभी भी किसी केस में नहीं हो सकता, ठीक है। हो सकता है एडिशनल अमाउंट फार्मर को बियर करना पड़ा हो, उस बी नॉट गॉड डू सो किसी फार्मर के घर में कोई ट्रेजेडी हो गई हो, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन हो गई हो, तो एग्रीकल्चर के ऊपर जो पैसा फार्मर को लगाना चाहिए था क्रॉप को ग्रो करने के लिए वो उतना ना लगा पाया हो और घर की इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करने के लिए उसने वो पैसा वहाँ पर डाइवर्ट कर दिया हो, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे कि फार्मर ने तो इस साल बहुत ही कम पैसा लगाया अपने खेत के ऊपर, यहाँ पर तो 1/4 एरिया के ऊपर फसल मतलब जो क्रॉपिंग जो कल्टीवेशन है फार्मर ने, जैसे सपोज़ करो मैं आपको बता रहा हूँ फार्मर के पास कोई पैसा था, ठीक है, और पहले वो
अपनी पूरी एग्रीकल्चर फील्ड को कवर करता था, लेकिन इस साल उसके घर में किसी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी, तो उसने 3/4 लैंड पे खेती करी नहीं, ठीक है, सिर्फ इतने लैंड पे ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उसने करी। अब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होगी जो इंश्योरेंस कवर देखेगी फार्मर्स का स्टेट ऑफ फाइनेंस के बिहाफ पर, तो वो तो ये सिर्फ ये देखेगी ना कि फार्मर ने 1/4 लैंड पे जो है क्रॉप कल्टीवेशन करी थी और सिर्फ 1/4 लैंड की जो क्रॉप कल्टीवेशन हुई है फार्मर्स की वो फेल हुई है, तो इतने का ही जो पैसा बनता है हम वही फार्मर्स को वापस करेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में बहुत सारे फार्मर्स का लॉस होता था, तो एक दूसरा ऑप्शन दिया गया स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा ऑप्शन स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स के पास है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो नोशनल एवरेज यील्ड की जो वैल्यू होगी उसको एमएसपी से मल्टीप्लाई करके स्टेट गवर्नमेंट एक नई वैल्यू निकालेगी, एक नई वैल्यू जनरेट करेगी। नोशनल एवरेज वैल्यू को एमएसपी से मल्टीप्लाई करते हुए एक नई वैल्यू जनरेट होगी, और ये वैल्यू हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा हो स्केल ऑफ फाइनेंस के कंपैरिजन में। और स्केल ऑफ फाइनेंस क्या था, फार्मर को जितना अमाउंट बियर करना पड़ा था फसल को ग्रो करने के लिए, एग्रीकल्चरल क्रॉप प्रोडक्शन को रेडी करने के लिए, उस अमाउंट से हो सकता है ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वैल्यू हो एवरेज नोशनल एवरेज यील्ड की एट एमएसपी वो थोड़ी ज़्यादा हो, ठीक है। अब आई होप ये वाली चीज़ तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी कि ये लिखा क्या है। तो हम लोग पहले कॉन्सेप्ट जानते हैं कि ये नोशनल एवरेज यील्ड का क्या कॉन्सेप्ट होता है और एमएसपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, फिर हम देखेंगे ये जो दूसरा ऑप्शन है ये क्या कहता है। गवर्नमेंट ने 20 फरवरी 2020 को जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है उसने ये एक डॉक्यूमेंट रिलीज़ करा था। इसी डॉक्यूमेंट के अंदर गवर्नमेंट ने नोशनल एवरेज यील्ड का कंसेप्ट समझाया था। तो आगे बढ़ने से पहले इस डॉक्यूमेंट के अंदर देखो जो अभी हमने डिस्कशन करी वही बात बोली हुई है कि स्केल ऑफ फाइनेंस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी जो डिसाइड करती है वो इतना सही नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे रीजन्स में क्या होता है जो क्रॉप के डैमेज होने से जितनी वैल्यू फार्मर की गई होती है उनको उसका राइट कंपनसेशन या क्लेम उतना मिल नहीं पाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है स्टेट ऑफ फाइनेंस मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्रॉप इन मैनी रीजन्स, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट्स के पास फिर जो इंश्योरेंस अमाउंट देने का जो पैसा होता है जितना वो चाहते थे कि इस स्कीम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फार्मर्स को फ़ायदा मिले उतना फ़ायदा पहुंच नहीं पाता। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो यही है जो मैं आपको बता रहा था, मैक्रो लेवल से चीज़ों को सिर्फ समझने की कोशिश करना। एग्रीकल्चर हमारा ऑप्शनल नहीं है कि हम इसके डिटेल में घुसे, और ना ही यूपीएससी ऐसा कुछ पूछने वाला है कि इसका फॉर्मूला बताओ कैसे कैलकुलेट होगा वो करके। ये जस्ट बिकॉज एक टेक्निकल गाइडेंस सरकार ने रिलीज़ करी थी और PD 365 में बिल्कुल भी नहीं समझा रखा है टर्म्स के बारे में, इसलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि स्कीम्स लंबे टाइम के लिए हमें याद रह जाए। तो नोशनल एवरेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये कहता है, इसको कैसे कैलकुलेट करा जाता है। नोशनल एवरेज वैल्यू को जैसा कि मैंने आपको बताया आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उससे पहले हम लोग जानते हैं ये NA/बाई क्या। एक एक टर्म को पहले अलग करो आप, फिर आपको समझ में आ जाएगा। नोशनल एवरेज यील्ड, ठीक है। नोशनल का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो स्पेक्यूलेटिव हो, ठीक है, कोई भी चीज़ जो स्पेक्यूलेटिव हो। और स्पेक्यूलेटिव कोई भी चीज़ क्या होती है जिसमें एक तरीके से अंदाज़ा लगाया जाता है, ठीक है। जिस चीज़ में अंदाज़ा लगाया जाए वो चीज़ होती है स्पेक्यूलेटिव। आप अंदाज के तौर पे जब किसी चीज़ को कैलकुलेट करते हो कि मेरे हिसाब से ऐसा होगा, इतना हुआ होगा, ऐसा हुआ होगा, उसको कहते हैं नोशनल। एक ऐसी यील्ड यहाँ पर किसकी बात हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन की यील्ड की, ठीक है। मतलब फसल की पैदावार की एवरेज निकाली जाएगी। स्पेक्यूलेशन की बेसिस पे सरकार एक अनुमान लगाएगी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फसल की जो पैदावार है वो एवरेज तौर पर कितनी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नहीं उठता है, फिर तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी स्पेक्यूलेशन लगा लेंगे, कुछ भी नोशन वो अपना लगा लेंगे, कोई भी अंदाज़ा वो चुन लेंगे कि फसल की पैदावार हमारे हिसाब से इतनी होती है, और उसी के बेसिस पे वो जो इंश्योरेंस अमाउंट है उसको फिक्स कर लेंगे, जो इंश्योरेंस का सम है, ठीक है। तो ये तो फिर इससे फार्मर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
अब ये जो नोशनल एवरेज यील्ड है, सरकार अगर स्पेकुलेशन लगाती भी है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में एवरेज फसल की पैदावार किसी भी नोटिफाइड क्रॉप के लिए अगर वो होती है तो उसका एक पैरामीटर सरकार ने तय कर रखा है। अब वो पैरामीटर क्या है, सरकार लास्ट के उन 7 सालों को देखेगी, पिछले 7 ईयर्स को देखा जाएगा और ये 7 ईयर्स ऐसे होंगे जहाँ पर जो यील्ड होगी, क्रॉप प्रोडक्शन जो होगी, फसल की पैदावार होगी, वो जो यील्ड है वो किसी भी इंडेमनिटी की वजह से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है विदाउट एप्लीकेशन ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, मतलब सरकार के किसी भी सिक्योरिटी एफर्ट की वजह से या सरकार ने उस फील्ड में क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए अपनी साइड से कोई पैसा लगाया हो या फिर ऑलरेडी कोई इंश्योरेंस अमाउंट के अंदर वो जो क्रॉप फील्ड हो वो कवर हो, मतलब किसी भी तरह के जो सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, उस फील्ड में नहीं लगाए गए होंगे। उस डिस्ट्रिक्ट में फसल की पैदावार को इंक्रीज़ करने के लिए किसी भी तरह के जो सोशल सिक्योरिटी एफर्ट्स हैं वो नहीं लिए गए होंगे, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी एफर्ट्स और इकोनॉमिक एफर्ट्स से आप खुद सोचो, वो तो आराम से फसल की पैदावार सरकार अगर थोड़ी सी हेल्प कर दे फार्मर्स की, वो तो वैसे ही ज़्यादा फसल उगा लेंगे। लेकिन लास्ट के उन 7 सालों को देखा जाता है जहाँ पर अपने आप नेचुरल फिनोमिना से विदाउट एनी एफर्ट या फिर सोशल सिक्योरिटी या इकोनॉमिक एफर्ट्स की वजह से जो फसल की पैदावार है लास्ट के 7 सालों में कैसी रही है, और लास्ट के 7 सालों में से भी बेस्ट 5 ईयर्स को चुना जाता है एवरेज यील्ड निकालने के लिए। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ का एवरेज क्या होता है, टोटल में से तो हम लोग एवरेज निकालते हैं ना। तो लास्ट 7 ईयर्स है टोटल, तो इन 7 ईयर्स में से किसी भी 5 पर्टिकुलर ईयर में, ठीक है, आउट ऑफ दीज 7 ईयर्स, ठीक है, मान लो कि हम लोग ले लेते हैं 7 ईयर्स, ऐसे करके ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और फर्स्ट ईयर में क्रॉप की प्रोडक्शन जैसे रहती है 50 kg ऑफ वीट, हम लोग मान लेते हैं कि वीट प्रोड्यूस हो रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में, तो 50 kg। सेकेंड ईयर में 50, थर्ड ईयर में 50, फोर्थ ईयर में 50, फिफ्थ ईयर में 10 kg, सिक्स्थ ईयर में 10 kg और सेवन्थ ईयर में फिर से 50 kg। ठीक है, तो बेस्ट 5 इसमें से कौन से हो गए, शुरू के 4 ईयर और लास्ट का अगर आप ईयर देखो तो 7 ईयर्स में से जो एवरेज वीट की प्रोडक्शन है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से वो निकल कर आती है 50 kg। ये हमने एक एग्जांपल बनाया है ना कि 50 50 50 5 बार रिपीट था, तो बेस्ट 5 ईयर का क्योंकि इसमें हमें चूज़ करना है तो बेस्ट 5 ईयर का निकल कर आता है आउट ऑफ द 7 ईयर कि 50 kg ऑफ वीट जो है वो उस डिस्ट्रिक्ट की एवरेज क्रॉप प्रोडक्शन है। ठीक है, लास्ट 7 ईयर्स में से बेस्ट 5 ईयर्स को कैलकुलेट करा जाएगा और इसी कैलकुलेशन को जिसके बेसिस पे पिछले 7 सालों में से बेस्ट ऐसे कौन से 5 साल रहे हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी नोटिफाइड क्रॉप जिसका इंश्योरेंस करवाना है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो ये जो उसमें नेशनल एवरेज यील्ड जो देखा जाएगा ना वो इसी फॉर्मूले से देखा जाएगा। ठीक है, चलो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि लास्ट 7 ईयर्स में से बेस्ट 5 ईयर्स का जो क्रॉप प्रोडक्शन का जो एवरेज निकाला जाएगा उसको हम लोग कहते हैं नोशनल एवरेज यील्ड। अब उसमें लिखा हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई करा जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस के साथ। ठीक है, हमारी टर्म समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कैलकुलेशन के ऊपर जाना। कैलकुलेशन आपसे मेंस में पूछी जाएगी, ना इंटरव्यू में पूछी जाएगी, ना प्रीलिम्स में ऐसा कोई क्वेश्चन बनेगा। हमें टर्म जानना ज़रूरी है। जैसे नोशनल एवरेज यील्ड का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया, अब हम लोग एक बारी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट भी देख लिया। तो क्या मतलब होता है जब हम लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर आप वर्ड्स को यहाँ पर ब्रेक करो तो क्या मतलब निकल कर आता है, मिनिमम इतना सपोर्ट का जो एक रेट होगा, जो प्राइस होगा किसानों की फसल के लिए, वो आपको मिनिमम तो मिलेगा ही, इससे कम नहीं मिलेगा आपको। मिनिमम इतना अमाउंट तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप अपनी फसल लेकर आओगे सरकार के पास। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसकी बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फसलों की बात हो रही है कि फसलों को बेचने के बाद
मिनिमम इतना सपोर्ट प्राइस, आपको सपोर्ट देने के लिए इतने पैसे तो आपके हाथ में गारंटी तौर पे सरकार दे देगी आपको। तो यहाँ पर बात हो रही है फार्मर्स की, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जाता है। थोड़ा सा और जानते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में। देखो, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो एक तरीके से मार्केट इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब सरकार कुल मिलाकर ये कोशिश करती है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स हों, मतलब फार्मर्स हैं, उनको एक तरीके से इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा दिया जाए कि अगर उनके क्रॉप्स का जो मार्केट रेट है किसी भी रीज़न से अगर उसमें गिरावट देखने को मिलती है, जो प्राइस है उनके क्रॉप्स का, मान लो कि आप 2019 में एक फार्मर जो राइस उगा रहा था, तो 1 केजी राइस मार्केट में जब वो बेचने जाता था तो उसे 50 रुपीज़ मिलते थे। लेकिन 2020 में फार्मर जब उसी सेम क्वांटिटी ऑफ राइस को, 1 केजी ऑफ राइस को जब मार्केट में बेचने जा रहा है, तो एज़ कम्पेयर टू 2019 फार्मर को 40 रुपीज़ ही से मिल रहे हैं। ठीक है, जबकि साल बढ़ गया यहाँ पर, तो इन्फ्लेशन को देखते हुए 55 रुपीज़, 60 रुपीज़ थोड़े तो ज़्यादा मिलने चाहिए थे ना, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम पिछले साल के कंपैरिजन में इक्वल प्राइस तो मिलने चाहिए थे। तो यहाँ पर तो बात हुई 1 केजी राइस की, लेकिन जो फार्मिंग प्रोडक्शन होती है वो तो बहुत बड़े स्केल पर होती है। ठीक है, कम से कम 100 क्विंटल, 1000 किलो, 5000 किलो, कोई बड़ा एग्रीकल्चर फील्ड है तो उससे भी ज़्यादा, छोटा भी अगर एग्रीकल्चर फील्ड है तो मिनिमम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 100 टू 500 केजी का कोई तो क्रॉप प्रोड्यूस होता होगा, है ना। इससे कम तो नहीं होता होगा। 50 केजी भी हो रहा है, मान लो 25 केजी भी हो रहा है, 25 किलो भी अगर हो रहा है, तो फार्मर के साथ ऐसी नाइंसाफ़ी तो ना हो ना कि मार्केट में बेचने के बाद, मार्केट में जब वो बेचने जा रहे हैं अपने क्रॉप प्रोडक्शन को, तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उनको कम प्राइसेस मिले। तो ये चीज़ उनके साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस केस में होता क्या है, कुछ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दिए जाते हैं हर साल सोइंग सीज़न से पहले। ठीक है, अब ये हर सोइंग सीज़न से पहले क्यों करे जाते हैं? ये इसलिए करे जाते हैं, मतलब बार बार सोइंग सीज़न से पहले मार्केट की सिचुएशन को देखा जाता है कि फार्मर्स को जो फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, जो सीड्स थे, जो बीज थे, इन सब के जो करेंट रेट है मार्केट में क्या चल रहे हैं, और फार्मर्स को कितना पैसा खर्च करना पड़ा सीड सो करने से लेकर क्रॉप की पूरी प्रोडक्शन को कंप्लीट करने तक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें फार्मर का कितना रुपया जो है वो खर्च हुआ, इस चीज़ को देखते हुए हर एक सोइंग सीज़न से पहले सरकार जो है वो मार्केट रेट को वेरीफाई करती है, और उसके बाद ही ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हैं वो इंट्रोड्यूस करे जाते हैं। सॉरी, ये किसकी रिकमेंडेशंस के बेसिस पे ये अनाउंस करती है सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CSCP की रिकमेंडेशंस के बाद हर एक सोइंग सीज़न से पहले जब फार्मर्स जो क्रॉप है उसको सो कर रहे होते हैं, बीज जब वो बो रहे होते हैं, तो उससे पहले ही सरकार कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की रिकमेंडेशंस के बेसिस पे सरकार फार्मर्स को इन्फॉर्म कर देती है कि कोई बात नहीं। एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं जैसे राइस, कि सरकार ये बोल देगी मार्केट में कितनी भी वॉलेटिलिटी आएगी, कोई बात नहीं, हम आपको 1 केजी राइस का कम से कम 65 रुपीज़ देंगे। ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, फार्मर के पास मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई स्कीम नहीं है, कोई एक तरीके से कोई ये फार्मर के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि फार्मर को MSP के रेट पे अपनी फसलों को बेचना ही पड़ेगा। ये एक चॉइस है फार्मर के पास, गवर्नमेंट की तरफ से एक तरीके का ये एक इंश्योरेंस कवर है जिसमें एनरोल करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इनफॉर्मल है एक तरीके से। यहाँ पर सरकार फार्मर्स के डिस्ट्रेस को दूर करने के लिए एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको क्लियर करता हूँ। अगर सरकार ने क्या बोला कि हम आपको 65 रुपीज़ जो हैं वो 1 केजी राइस अगर हमारे पास लेकर आओगे तो इतना तो हम आपको मिनिमम दे ही देंगे। सपोज़ करो
मार्केट में 1 केजी राइस को बेचने के बाद जब क्रॉप प्रोडक्शन पूरी हो गई, हार्वेस्टिंग जब उन्होंने कर ली और फार्मर अब मार्केट में निकला हुआ है अपनी फसल को बेचने के लिए, तो फार्मर को मार्केट में अपनी फसल को बेचने के बाद जो प्राइस मिल रहा है वो मिल रहा है 70 रुपीज़ पर केजी। तो प्रॉफिटेबल कौन सा है ज़्यादा? यहाँ पर 70 रुपीज़ पर केजी तो प्रॉफिटेबल है, फार्मर तो अपना पैसा देखेगा यहाँ। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का फिर ये बेकार हो गया उस चीज़ में। देखो बेकार नहीं हुआ है, सरकार ने ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करा था कि इन केस अगर बम्पर हार्वेस्ट अगर हो जाती है, देखो बम्पर हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, ओवर प्रोडक्शन अगर हो जाती है क्रॉप्स की, तो ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है, आप एप्लीकेशन लगाओ इकोनॉमिक्स की, जब सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मार्केट के अंदर, ठीक है, तो सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ गुड्स जो होते हैं उनको हर कोई एक्सेस कर पाता है मार्केट के अंदर फिर, ठीक है। इस एक्सेसिबिलिटी के चलते जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्पली फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब ओवर सप्लाई है गुड्स की, हर कोई बेच रहा है वो गुड्स, ठीक है। और ये तो क्रॉप्स एक ऐसी चीज़ है जिसको जल्द से जल्द अगर नहीं बेचा गया तो फसल तो ख़राब हो जाएगी, तो दूसरे जो फार्मर्स हैं उनके बीच में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है। तो कभी कभार होता क्या है मार्केट के अंदर, जब फार्मर्स अपनी फसल बेचने निकलते हैं, हद से ज़्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गई उस पर्टिकुलर क्रॉप की, और फार्मर जितना सोच के चल रहे थे कि एवरेज तौर पर पिछले साल के जैसे ही हमारी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो इस साल उतनी ही होगी ऑल ओवर द फार्मिंग कम्युनिटी की, लेकिन मान लो किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा मानसून हो गया, अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज़ हो गई, तो ओवर प्रोडक्शन हो गई। इस ओवर प्रोडक्शन के चलते एक्सेस सप्लाई हो जाएगा मार्केट के अंदर, किसका, क्रॉप्स का, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का एक्सेस सप्लाई हो जाएगा, जिसकी वजह से जो प्राइसेस फार्मर्स को मिलेंगे वो बहुत ही ज़्यादा कम मिलेंगे। तो कुल मिलाकर बात क्या है, फार्मर्स को तो लॉस बेयर करना पड़ेगा। वो तो ये मानकर चल रहे थे कि 1 केजी अगर वो चावल मार्केट में बेचने निकलेंगे तो कम से कम 70 to 75 रुपीज़ उनको मिलेंगे, लेकिन इस साल क्योंकि बम्पर हार्वेस्ट हो गई तो हो सकता है उनको 50 रुपीज़ मिले, 40 रुपीज़ मिले, 30 रुपीज़ मिले। लेकिन सरकार के एमएसपी इंट्रोड्यूस करने से पहले, सोइंग सीजन से पहले जो एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है सरकार के द्वारा, तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें मार्केट में एक तरीके से गलट बन जाता है या बम्पर प्रोडक्शन हो जाती है, ठीक है, तो फार्मर्स के डिस्ट्रेस सेल को रोकने के लिए, फार्मर्स को किसी भी तरीके से डिस्ट्रेस सेल से बचाने के लिए, डिस्ट्रेस सेल क्या होता है, अब अगर एमएसपी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, एमएसपी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होता, तो अब मार्केट में गलत है, ओवर प्रोडक्शन है, आप अगर सस्ते रेट पे अपनी फसल बेचने के लिए तैयार नहीं होगे, अगर आप अकड़ के खड़ी रहोगे कि नहीं यार मैं तो 70-75 रेट पे ही बेचूंगा अपनी फसल, कोई भी नहीं खरीदेगा आपसे, क्योंकि हज़ारों फार्मर्स जो मार्केट के अंदर अपनी फसल को बेचने आए हैं वो तो 30 रुपये तक पे बेचने को तैयार है, ठीक है। तो इस केस में आपको मजबूरी में 70 रुपीज़ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा, अब आपको 30 पे हो सकता है बेचना पड़े अपनी फसल को। तो ये ऐसी सिचुएशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एक लॉस बेयरिंग सिचुएशन हो जाएगी इफ़ यू आर फार्मर। लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस करने की वजह से फार्मर्स को एक तरीके से एश्योरेंस मिल जाती है कि सरकार ने अगर लास्ट क्रॉपिंग सीजन में एक एमएसपी इंट्रोड्यूस कर दिया था जिसमें सरकार ने ये बोला था कि हम आपको 65 रुपीज़ तो दे ही देंगे 1 केजी ऑफ राइस अगर आप हमारे पास लेकर आओगे, तो फार्मर्स को एक तरीके से एश्योरेंस मिल जाता है कि 65 रुपीज़ से अगर 30 रुपये तक के भी अगर मार्केट में ये रेट चल रहे हैं 1 केजी राइस के, तो कोई बात नहीं, हम मार्केट में नहीं बेचेंगे, सरकार है ना, सरकार ने एमएसपी पहले इंट्रोड्यूस कर दिया था। अब आपको ये लगा होगा कि कितनी भी प्रोडक्शन अगर होती है क्रॉप्स की तो सरकार क्या सारे के सारे उन क्रॉप्स को ख़रीद लेती है? जी हाँ, बिल्कुल ख़रीद लेती है। कुछ क्रॉप्स की कैटेगरी सरकार ने बना रखी है, 22 क्रॉप्स हैं, अभी हम उनको देखेंगे, मैं आपको सबके नाम एक बारी फटाफट से दिखा दूंगा। तो एमएसपी में हमारे कंट्री के अंदर 22 क्रॉप्स सरकार के द्वारा एनलिस्ट करे गए हैं कि इन 22 क्रॉप्स आप हमारे पास कितनी भी क्वांटिटी में लेकर आओ, 1 केजी से लेकर इन्फानाइट क्वांटिटी में आप हमारे पास लेकर आओ, हम इसको आराम से ख़रीद लेंगे। हमारे ऊपर किसी भी तरह की आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हमें सिर्फ 100 केजी ही देना है, 1000 केजी ही देना है, ठीक है, 500 केजी ही देना है, इस तरीके की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
इन्फिनाइट तौर पर आप जितनी फसल आपके पास है, अगर आप सारी की सारी हमें बेचना चाहते हो तो आप हमें बेच सकते हो मिनिमम सपोर्ट प्राइस के रेट पर। तो नीचे जो बातें लिखी हुई हैं वही हमने डिस्कस करी। एमएसपी जो है वो सरकार के द्वारा फिक्स करा जाता है, किस लिए? फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर किसी भी वजह से जिस साल बम्पर प्रोडक्शन हो गई है किसी भी क्रॉप की, ओवर प्रोडक्शन हो गई है अगर किसी फसल की, तो उस ओवर प्रोडक्शन के चलते क्रॉप के रेट में मार्केट के अंदर बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी प्राइस के अंदर, जिसकी वजह से फार्मर्स को मजबूरन वर्ष अपने क्रॉप्स की डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी उस रेट पे अपने क्रॉप को बेचना पड़ेगा जिस पे वो नहीं चाहते हैं, जो कि फार्मर्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा लॉस वाली सिचुएशन होगी। तो ऐसे केस में सरकार एक तरीके से, यहाँ पर आप देखो इसको इरेज कर देते हैं एक मिनट, मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक तरीके से फार्मर्स के लिए ऐसे केस में गारंटी प्राइस बन जाता है। किस लिए? कि अगर वो कोई भी प्रोड्यूस गवर्नमेंट के पास लेकर आ रहे हैं तो इतना गारंटी प्राइस, इतना मिनिमम प्राइस तो फार्मर्स को मिल ही जाएगा, और इसी मिनिमम गारंटीड प्राइस को हम लोग कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक इकोनॉमिकल एग्रीकल्चरल टर्म है, ठीक है। मैंने आपको ये बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमारे इंडिया में 22 क्रॉप्स के लिए सरकार ने एलिस्ट करके रखा है कि इन 22 फसलों को अगर कोई भी फार्मिंग कम्युनिटी है, ठीक है, फिर चाहे वो एक फार्मर हो या फिर वो 1 करोड़ फार्मर हो, और कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, 1 kg हो या फिर वो इन्फिनाइट kg हो, हम उन 22 क्रॉप्स जो एलिस्ट करे गए हैं हम उन सब को ख़रीद लेंगे। नंबर ऑफ़ फार्मर्स के ऊपर भी लिमिट नहीं है और नंबर ऑफ़ kgs के ऊपर भी लिमिट नहीं है। तो सरकार को इससे क्या फ़ायदा होता है? मतलब लगातार सरकार कोई भी कितना भी माल लेकर आ रहा है, ख़रीदे चली जा रही है, ख़रीदे चली जा रही है, स्टोर करे जा रही है, स्टोर करे जा रही है। क्या फ़ायदा है इससे सरकार को? यहाँ पर देखो, सरकार को ये फ़ायदा होता है कि सरकार फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर कर लेती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अब सरकार, याद करो, राशन शॉप्स भी तो चलाती है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी तो होता है सरकार का, स्कीम्स भी तो होती हैं ऐसे, मिड डे मील स्कीम, ठीक है। ये एक ऐसी स्कीम्स, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी दुकानें होती हैं जहाँ पर सरकार को बहुत ज़्यादा अमाउंट में राशन बांटना पड़ता है, कभी कभार फ्री में भी देना पड़ता है। और अगर फ्री में ना दे रही है तो सरकार, जैसे राशन शॉप्स में गरीबों के लिए जो रेट रखा जाता है वो क्या रखा जाता है, जैसे 2 रुपये किलो में आप 30 किलो राइस ले जाओ, ठीक है, 3 रुपये के हिसाब से आप 25 किलो वीट ले जाओ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा अनाज जो इतने कम रेट पे सरकार अगर राशन शॉप्स में बांटती है, किसको बांटे जाते हैं? ये बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिलीज़ होती हैं, बीपीएल जो फैमिलीज़ होती हैं, जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, जो पुअर पीपल हैं। अब उनके सर्वाइवल के लिए सरकार को कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स तो लॉन्च करनी पड़ेगी ना, जैसे फूड सिक्योरिटी की कोई स्कीम है, मिड डे मील की कोई स्कीम है, गरीब बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल में जहाँ पर वो एनरोल हैं तो उनको खाना प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशियस मिल्क प्रोवाइड करना। तो इन सब में सरकार को ऐसे खाना राशन वगैरह बांटने के लिए बहुत ही कम रेट पे और क्वांटिटी, क्योंकि इन राशन को बांटने के लिए या इन स्कीम्स को चलाने के लिए राशन तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है सरकार को। तो सरकार क्योंकि एक सोशल एजेंट मानी जाती है तो वो इस केस में ग्रेन्स को प्रोक्योर करके रख लेती है। इसलिए सरकार की तरफ से कोई बंदिशें नहीं लगाई गई हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई मैक्सिमम सीलिंग या फिर मैक्सिमम कैप नहीं है कि इतना अनाज हम लोग ही प्रोक्योर करेंगे, इससे ज़्यादा अगर हमारे पास लेकर आओगे तो सॉरी, डोर्स आर क्लोज्ड, हम नहीं ले पाएंगे आपसे। ऐसी कोई भी बातें सरकार की तरफ से नहीं बोली जाती हैं जब एमएसपी अनाउंस करा जाता है, ठीक है। लेकिन बात वही है, 22 क्रॉप्स के ऊपर ही सिर्फ ऐसा है, ठीक है, सारे क्रॉप्स के ऊपर ऐसा नहीं है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। 2 तरीक़ों से अगर मैं बताऊं कि 2 वे फ़ायदा कैसे होता है फार्मर्स को और गवर्नमेंट को। फार्मर्स को तो देखो रेट मिल जाते हैं कि अगर कम से कम हमें सरकार के पास जाने से एक एश्योर्ड प्राइस तो मिल ही जाएगा। अगर मार्केट में किसी भी वजह से जो प्राइस है उस साल वो कम हो जाता है, बम्पर सीज़न की वजह से
ठीक है, या फिर किसी अदर रीज़न से, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो फार्मर्स का तो ये फ़ायदा हो गया। गवर्नमेंट की अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा होता है? गवर्नमेंट का फ़ायदा होता है ग्रेन्स जो फार्मर्स इनके पास लेकर आ रहे हैं, जो भी क्रॉप्स हैं या फूड प्रोडक्शन है, फार्मर्स अगर सरकार के पास जो लेकर आ रहे हैं तो सरकार इन्हें प्रोक्योर इसलिए कर लेती है क्योंकि सरकार को बहुत सारी अपनी जो स्कीम्स हैं वो चलानी होती हैं, पॉलिसीज़ चलानी होती हैं, राशन शॉप्स हैं उसमें अनाज डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब बाकी बातें आप छोड़ दो, कोरोना वायरस की सिचुएशन ही देख लो, इसमें सरकार को अनाज की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और मान लो कोरोना वायरस नहीं आया होता, कोई एक ऐसा पेंडेमिक आया होता जिसमें कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती कि हम लोग फूड क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते अपनी कंट्री के अंदर, कि कोई ऐसा बड़े लेवल पे कोई ऐसा पेस्ट अटैक या फिर डिसीज़ अटैक एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर देता। कोरोना वायरस अगर नहीं आया हो तो मान लो कोई ऐसा अटैक आ जाए, मे नॉट गो टू सो, तो सरकार के पास अगर उस सिचुएशन में कोई फूड ग्रेन्स ना हो पहले से रेडी, बफर स्टॉक अगर सरकार के पास अगर रेडी ना हो, तो आप सोचो ज़रा, इतनी सारी जो करोड़ों की जो हमारी आबादी है, 120 करोड़ प्लस की जो हमारी पॉपुलेशन है, उनको सरकार फीड कैसे करेगी? ठीक है, तो इस तरीके से फ्यूचर को सिक्योर करके रखने के लिए और पूरी जनता में अगर किसी भी तरह की वल्नरेबिलिटी आती है, जैसे कोरोना वायरस की जो सिचुएशन चल रही है, लोगों की एक तो अफोर्डेबिलिटी भी कम हो गई है, इकोनॉमिक पावर जो है वो कम हो गई है। ठीक है, फार्मर्स जो हैं, जो फार्मिंग कम्युनिटी थी, तो वो फार्मिंग कम्युनिटी बहुत सारे केसेस में अब एक तरीके से माइग्रेंट कम्युनिटी बन गई है, क्योंकि जब ऑफ सीज़न चल रहा था तो वो लोग अर्बन एरियाज चले जाते थे। ठीक है, लेकिन एग्रीकल्चर फील्ड में ना जाते हुए बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं वो अपने नेटिव विलेजेस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास एक फूड ग्रेन्स का कंट्री में एक बफर स्टॉक ज़रूर होना चाहिए। बफर स्टॉक क्या होता है? ऐसा लार्ज स्टॉक फूड ग्रेन्स का मेंटेन करना कि फ्यूचर में अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन अगर कोई आए तो हमारे पास कम से कम इतना अनाज, इतना खाना अवेलेबल हो कि ये क्वेश्चन ना उठे कि अब हमारी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, इंडिया के केस में अगर हम लोग बात करें जिसकी 120 करोड़ प्लस जो आबादी है, अब उसका होगा क्या। ठीक है, तो ऐसी किसी भी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए एमएसपी इंट्रोड्यूस करा जाता है। आई होप आपको एमएसपी का कंसेप्ट जो है आप काफ़ी डेप्थ में हमेशा के लिए समझ में आ गया होगा।